वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस को जानेंगे। एप्लीकेशन कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या प्रयोग है थर्मोडायनेमिक्स का, कहीं यूज़ आता भी है कि नहीं आता है, फालतू में पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन पढ़ना है तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज। इस चैप्टर में जहाँ पे भी आइसो देखना ना, ये जो शब्द है ई देख लेना, आइसो देख लीजिए। आइसो देखने का मतलब होता है नो एक हीट एक्सचेंज, यानी हीट में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट इज आइसोथर्मल। तो नो हीट एक्सचेंज ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अगर जैसे थर्मल मतलब क्या होता है हीट, और आइसो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस यानी जहाँ पे हीट का एक्सचेंज ना हो। तो अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर में भी कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो यही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर तो मेरा जीरो हो गया। जब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो उसमें तो ना ही कोई इंक्रीजमेंट हो रहा है, ना ही कोई डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अगर टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है तो सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा यू भी मेरा जीरो हो जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। तो इन दो इक्वेशन से हम ये चीज बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या है? जीरो, तो डेल्टा क्यू बराबर जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू। तब यहाँ से एक चीज समझ में आ गया, जितना ज़्यादा वर्क डन में चेंज होगा उतना ज़्यादा हीट क्या होगा? चेंज होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो डेल्टा क्यू है इसका वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे जैसे वर्क डन होगा सब चीज यहाँ पे पॉजिटिव में हो रहा है, यानी अगर वर्क डन बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा तो इंटरनल हीट भी बढ़ेगी, वर्क डन घटेगा तो इंटरनल हीट भी घटेगा। यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव चीज़ है तो केवल बढ़ने वाला बात हो रहा है। पहला एप्लीकेशन जानिए आइसोथर्मल प्रोसेस का। दूसरा एप्लीकेशन होता है ए डायबिटिक। ए डायबिटिक मतलब सेम चीज़ जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो, ए डायबिटिक जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो वो क्या हो जाएगा? ए डायबिटिक प्रोसेस। अब ए डायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है देखिए, सेम चीज है, हीट का एक्सचेंज नहीं होना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज नोन एज ए डायबिटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे भी जब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था और ए डायबिटिक प्रोसेस में हीट चेंज नहीं हो रहा है। हीट चेंज नहीं हो रहा है मतलब ए डायबिटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो है, आइसोथर्मल में डेल्टा टी का वैल्यू जीरो था, यानी चेंज इन टेम्परेचर कुछ नहीं था। ए डायबिटिक में डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो है। तो जब डेल्टा क्यू बराबर जीरो आ रहा है, ठीक, तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करें किसमें? इस वाले इक्वेशन में, मान लो ये वाला जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इस वाले इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो यहाँ से अब इसकी जगह पे जीरो डाल देते हैं और डेल्टा यू को एज इट इज रहने देते हैं प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर ले आते हैं, डेल्टा यू तो एज इट इज रहेगा, वर्क डन को इधर ले आएंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ जहाँ पे भी ये वाला कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन, उसका मतलब क्या होता है? ए डायबिटिक प्रोसेस। मतलब ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे ए डायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। अब हम ये एक सिस्टम दिए, इस सिस्टम में ठीक है कोई चीज़ है, अब इसमें अगर हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, तो हीट जो है वो ना ही सिस्टम के अंदर जाएगा ना ही इस सिस्टम के बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाल है, इस सिस्टम का ये जो वाल है, ये कैसा वाल है? ए डायबिटिक वाल है, ए डायबिटिक वाल है जिससे हीट का एक्सचेंज हो नहीं सकता है। तो हम चाहे कितना भी वर्क डन कर लें, चाहे कितना भी वर्क डन कर लें, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे वो चीज़ देख भी सकते हैं, इंटरनल एनर्जी किस में है? पॉजिटिव में, और वर्क डन किस में है? निगेटिव में। इसका मतलब यही हुआ कि हम चाहे कितना भी काम कर लें, इसका सिंपल समझो ना, एक्सपेंशन,
इसका सिंपल मतलब समझो एक्सपेंशन। जैसे ये जो एक्सपेंशन है इसका यूज जो है रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है। जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी हम चाहें कितना भी वर्क डन कर लें, कितना भी काम कर लें, उसका कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इंटरनल एनर्जी में। हम वर्क डन कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल जो एनर्जी है वो बाहर जा ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि एडायबिटिक वॉल है। तो इसका मतलब यही है। अब इस एडायबिटिक प्रोसेस का यूज करके रेफ्रिजरेटर का काम कैसे होता है, यानी जो फ्रिज होता है ना जिसमें खाना रखते हैं ठंडा करने के लिए, दोपहर में बना रात के लिए रख दिया था खाना, तो उसका काम कैसे होता है अब वो चीज़ समझते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर का फोटो आ रहा है। अब इस रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड में, रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड में नीचे में देखोगे तो उसमें एक ऐसे करके सिलेंडर लगा होता है, एक ऐसे क्या लगा रहता है, सिलेंडर लगा रहता है। तो मैंने बताइए ये सिलेंडर क्या होता है कि ये सिलेंडर, जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, सपोज करते हैं जो वहाँ पे फिगर में दिख भी रहा हो रेफ्रिजरेटर के नीचे सिलेंडर है, ये वही सिलेंडर है, और ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। अब होता क्या है, अब रेफ्रिजरेटर है ये मेरा और ये मेरा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर से क्या है कि एक पाइप कनेक्ट होता है, इस सिलेंडर से क्या होता है कि एक पाइप मेरा कनेक्ट होता है। इस पाइप का, ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, इस पाइप से क्या किए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो इस रेफ्रिजरेटर के थ्रू क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचा, इस सिलेंडर में पहुंचा। इस सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम भी होगा इस पाइप का, तो वो गैस क्या हुआ इस पाइप के थ्रू इस सिलेंडर में आया। अब इस सिलेंडर के अंदर का जो इंटरनल एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी, उसको क्या किया कि ये गैस जो आया, ये जो गैस इस पाइप के थ्रू आया इस सिलेंडर में, वो इसके अंदर के इंटरनल एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो जब अंदर का इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो उस केस में क्या होने लगा कि ये गैस जो है वो एक्सपैंड करने लगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सिलेंडर के अंदर में जगह बढ़ता जा रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये गैस क्या हो रहा है, इसके अंदर फैल रहा है एकदम अपना गैस करके सारा इंटरनल एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब जब इंटरनल एनर्जी सारा गैस क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया, और इस गैस का नेचर होता है कि ये कूल डाउन करता है, ठंडा होता है, कूल डाउन करता है। तो जब सारा इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया तो इसके सिलेंडर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा, है ना, तो इस फ्रिज में जो भी सामान सब रखा हुआ है, इस फ्रिज के अंदर, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी थिंग रखे हुए हैं, जो भी खाने पीने का सामान रखा हुआ है या कोई भी चीज, तो वो जो है क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। दे बिकम कूल, दे बिकम कूल, समझ में आता है, दे बिकम कूल डाउन, वो क्या होने लगेंगे, इसे ठंडे होने लगेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, टेम्परेचर तो मेरा डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैस एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो गैस आ रहा है, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये एक्सपैंड कर रहा है, यानी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और गैस जब एक्सपेंशन किस केस में कर रहा है, एडायबिटिक प्रोसेस में। मतलब एडायबिटिक प्रोसेस यानी डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जब भी ये वाला केस होगा, जब भी ये वाला केस होगा, तो इसका मतलब समझ क्या जाना है कि इसका मतलब होता है एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या समझ आना है, इसका मतलब होता है एक्सपेंशन। और जस्ट इसको अपोजिट करना है, जस्ट क्या करें, इसको अपोजिट कर दें, बस साइन को जैसे ही अपोजिट करेंगे ये कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जो है कंप्रेशन हो गया। देखने में तो दोनों सेम लग रहा है लेकिन दोनों सेम होता नहीं है, ध्यान से, देखने में दोनों सेम लग रहा है लेकिन दोनों सेम होता नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी के कारण अगर वर्क डन जो है वो कम, इंटरनल एनर्जी जो है उसके कारण वर्क डन में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आ रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो उस केस में एक्सपेंशन होता है। और अगर वर्क डन के कारण इंटरनल एनर्जी निगेटिव हो तो उस केस में क्या होता है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। अरे वर्क डन के कारण इंटरनल एनर्जी निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी निगेटिव होता है, इंटरनल एनर्जी खत्म हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कंप्रेस हो रही है ना, चीजें जो है वो सिकुड़ रही है, कंप्रेस हो रहा है, तभी तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी वो हो रहा है लॉस। तो वर्क डन के कारण अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो भी निगेटिव, तो मतलब कंप्रेशन, और वहीं इंटरनल एनर्जी के कारण अगर वर्क डन में कोई चेंज है निगेटिव में तो वो एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन का केस ये समझ में आया। अब कंप्रेशन का केस भी हम बताते हैं। अब वर्क डन के कारण इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होता है, देखो कैसे,
जैसे हम एक बीकर लिए, हम क्या लिए, एक बीकर लिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया बीकर, कोई भी ऐसे नहीं। अब इस बीकर में क्या किए कि इस बीकर में क्या किए कि एक ऐसे ऐसे लिक्विड पानी, ये क्या है, वाटर, अंदर में H2O है, और इस H2O जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको नीचे से, हम क्या कर रहे हैं, इसमें नीचे से ये हीट दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और हीट कितना दे रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, हॉट H2O है, यानी गर्म पानी रखा हुआ है। अब इस गर्म पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉयल हो रहा है, पानी क्या है, बॉयल हो रहा है, इसके अंदर का जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे हम कितना हीट दे रहे हैं, हीट कितना दे रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 200 में से जब 100 माइनस करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ गया, 200 डिग्री सेल्सियस हीट दिए, इनपुट में 200 गया, आउटपुट में 100 आ रहा है। तो ये जो बीच का 100 डिग्री सेल्सियस है, जो बीच का जो ये हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी कहाँ गया, ये हीट एनर्जी कहाँ गया, आप समझो। ये हीट एनर्जी जो है, ये मेरा H2O मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स है। इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ याद है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में पढ़े थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये जो बाकी जो बचा हुआ ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये जो 100, क्योंकि यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है, ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो उस केस में कुछ वेपर के फॉर्म में भी ऐसे से उड़ रहा होगा, उससे बस नहीं है। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो रहा है कि जो बच गया, जैसे 200 दिए, 100 निकल रहा है, तो जो बाकी 100 डिग्री सेल्सियस है वो इनके अंदर के जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, यूज टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इस ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो यूज हो रहा है, समझ में आया। तो दिस इज द डायबिटिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन के कारण इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। जैसे वर्क डन किए, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कम जो है, जितना दे रहे हैं उससे कम आउटपुट हमको मिल रहा है। तो बाकी आउटपुट कहाँ हो रहा है, अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन H2O के, क्योंकि ये जो बीकर में क्या है, H2O है, वाटर है, तो वाटर में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मेरा जो ये 100 डिग्री सेल्सियस है वो यूटिलाइज हो रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड से आइस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आइस क्यूब वही बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कब वाटर जो है, H2O जो है वो सॉलिड आइस क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब लेकिन ये होता कैसे, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है। तो देखो यहाँ पे हम एक ये बीकर, इस बीकर में हम क्या किए कि आइस क्यूब्स को डाले, ये इस बीकर के अंदर क्या है, आइस क्यूब्स रखा हुआ है। अब ये जो आइस क्यूब है, ये जो आइस क्यूब है, हम क्या कर रहे हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस में हीट एनर्जी जो है दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वाटर, ये जो क्यूब तो है ही, साथ ही उसके ऊपर क्या है, वाटर। ये क्या मेरा H2O है, ये क्या है, आइस क्यूब है, ठीक। तो 200 डिग्री सेल्सियस हीट भी दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ये जब हम थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में जब इस थर्मामीटर को हम यहाँ पे लगाएं, ये जो थर्मामीटर है उसको यहाँ पे डालें, यानी इस वाटर में जब थर्मामीटर को डालें तो उस पर रीडिंग आ रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, और जब आइस पे लगाए वही थर्मामीटर को जब आइस पे लगाया तब भी मेरा रिजल्ट कितना आ रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम जब ये 200 डिग्री हीट दे रहे हैं, तो ये 200 हीट कहाँ जा रहा है, जब इनपुट में इतना दे रहे हैं तो आउटपुट में मेरा 0 डिग्री सेल्सियस क्यों दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस बीकर के अंदर क्या है, आइस है, इस बीकर के अंदर क्या है, आइस है। अब इन आइस जो है ये भी तो भाई वाटर ही है ना, ये आइस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है, बस इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो इस केस में भी इनमें मतलब अगर सॉलिड स्टेट में है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा,
इन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इस केस में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। तो ये जो हार्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस हार्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को याद करो। हम बोलते थे कि जब सॉलिड जो है ना, उनको मारने में, जैसे सॉलिड जो चीज़ होती है उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत क्यों लगता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। यहाँ पे भी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, टाइटली बाउंडेड है। और टाइटली बाउंडेड है जिसके कारण मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना होगा ताकि ये जो है इसके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक डाउन करें। तो ये सारा जो मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो इन आइस के क्यूब के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करने में चला जाता है। और जब ये आइस के बीच के बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो वही इस वाटर के फॉर्म में ऊपर में प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण इन आइस क्यूब का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता है और वाटर जो उसके ऊपर प्रेजेंट है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, क्योंकि सारा हीट जो है वो इन आइस क्यूब के बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने में यूटिलाइज हो जाता है। अब जानते हैं फ्री एक्सपेंशन और आइडियल गैस इक्वेशंस को। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी गैस का जो एक्सपेंशन हो, कोई भी गैस है, अगर वो वैक्यूम में एक्सपैंड कर रहा हो, कहाँ पे एक्सपैंड कर रहा हो? वैक्यूम पे। वैक्यूम में यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। वैक्यूम में अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रहा है तो उस केस में मेरा जो एक्सपेंशन होगा उसको फ्री एक्सपेंशन कहेंगे, क्योंकि उस केस में कोई भी वर्क डन चेंज नहीं होगा, कोई भी वर्क डन ही नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, वर्क नहीं होगा। देखो अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये चीज़ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सही से बताना। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। इस डब्ल्यू की जगह पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू का इस डब्ल्यू की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे ही डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस में एक्सटर्नल जो प्रेशर हो रहा है और वॉल्यूम ये आ रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो, अगर कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? इंटरनल एनर्जी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, अब जैसे ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन में वॉल्यूम को क्या करें? कांस्टेंट कर दें। वॉल्यूम को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा वी का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू यू जो है वो किस पे आ जाएगा? डेल्टा क्यू पे। इसका मतलब ये होता है कि जो हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। हीट इज यानी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? हीट का सप्लाई हो रहा है, हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मेरा फ्री एक्सपेंशन का केस हो गया। अब यहाँ पे आइडल गैस इक्वेशन को समझते हैं। देखो याद होगा अगर, तो यहाँ पे हम एक पिस्टन वाला केस समझाए थे कि अगर कोई एक पिस्टन, इस पिस्टन में, ये मेरे पास पिस्टन है, इस पिस्टन में अगर वर्क डन करते हैं तो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। अगर इस सिस्टम पे हम लोग वर्क करते हैं तो इसके अंदर पे क्या होता है? जो गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं, यानी गैस जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज करता है। देखो अब जब इसमें प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है। याद होगा हम एक ये भी बताए थे कि जैसे जैसे एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे वो क्या है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर जब इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और प्रेशर इंक्रीज मतलब क्या? देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है मतलब एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ उसका एनर्जी भी तो बढ़ता जा रहा है। तो जब एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और ये एनर्जी कैसा एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी है। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मेरा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल्टा यू जो है वो मेरा पॉजिटिव होगा कि नहीं? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है मतलब डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल जो प्रेशर, जैसे इसका हम बताए थे, याद करो पहले जो है इसका वॉल्यूम था V1। जब ये जो है ये जो पिस्टन है, सपोज करते हैं कि ये पिस्टन जो है ना यहाँ तक पहुँचा, ये पिस्टन कहाँ पर पहुँचा? यहाँ तक ये पिस्टन पहुँच गया। तो यहाँ तक जब ये पिस्टन पहुँचा तो उस केस में इसका वॉल्यूम क्या करेगा? कुछ हद तक डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो हम इस पिस्टन पे प्रेशर दिए
जो जिसके कारण ये जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है वो कैसा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर से ना प्रेशर दिया जा रहा है, अंदर से तो दे नहीं रहे, बाहर से प्रेशर दे रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके कारण क्या है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो किसके बराबर आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम के बराबर, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम के। अब यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन को समझो, आइडियल गैस इक्वेशन को समझो। जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा, जैसे ये मानते हैं कि VA मेरा क्या हो गया, VA हो गया मेरा इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और VB हो गया मेरा फाइनल वॉल्यूम। ठीक, तो VA हो गया इनिशियल वॉल्यूम, VB हो गया फाइनल वॉल्यूम। अब एक टर्म आता है nRT, n मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। R जो है ये क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R क्या हो गया यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 5600 शायद, हाँ R का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 5600, और T क्या हो गया, टेम्परेचर। तो अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनिशियल जो प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम, इनिशियल जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम को ये जो इनिशियल वॉल्यूम है इसको VA से डिनोट किए, फाइनल वॉल्यूम को हम लोग किससे डिनोट किए, VB से डिनोट किए। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है उसमें प्रेशर से मल्टीप्लाई कीजिए, वो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन A, यानी पहले RT, इसको इक्वेशन में, फिर फाइनल में जो वॉल्यूम था उसमें नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT, दूसरा इक्वेशन, समझे। अब हम लोग को जैसे PVA पता चल गया, PVA क्या हो जाएगा, n टाइम्स A RT, और PVB पता चल गया n टाइम्स B RT, यही होगा। अब देखो, अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो P टाइम्स VA माइनस P टाइम्स VB इज इक्वल टू n टाइम्स A RT माइनस n टाइम्स B RT। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर कॉमन आ जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू NA माइनस NB टाइम्स RT, ये आएगा कि नहीं, VA VB और NA माइनस NB, इसका मतलब क्या होता है, चेंज, ये क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पे VA माइनस VB को लिख सकते हैं डेल्टा V, और NA माइनस NB को लिख सकते हैं डेल्टा nRT। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या हो गया मेरा, आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन। यानी यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और ये हर तरह की गैस के लिए आइडियल गैस मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, जो आइडियली एक गैस है उसके लिए ये इक्वेशन मेरा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा nRT के बराबर होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का यानी चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर जो है वो चेंज इन हीट के भी बराबर होता है, यानी डेल्टा Q या डेल्टा H जो बोलना है इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा V। डेल्टा Q बोले या डेल्टा H बोले, बात एक ही है। तो जो चेंज इन हीट है, चेंज इन हीट है, उसी को प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी, चेंज इन वॉल्यूम भी बोला जाता है। तो अगर डेल्टा H मेरा P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N टाइम्स RT के बराबर है, ठीक, तो ये मेरा इसके भी बराबर है, ये मेरा इसके भी बराबर है, यानी डेल्टा H मेरा इसके भी बराबर है, डेल्टा H मेरा इसके भी बराबर है। चेंज इन हीट कहाँ, कि कौन सा हीटिंग है, ये जो चेंज इन हीट हो रहा है, ये जो चेंज इन हीट हो रहा है ये कैसा हीट है, इंटरनल एनर्जी वाला हीट है, डेल्टा U है। तो डेल्टा U का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा U का वैल्यू आ रहा है प्रेशर इंटू डेल्टा V, ये आ रहा है डेल्टा U का वैल्यू, और डेल्टा H का वैल्यू भी हमको पता है। देखो डेल्टा H का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल रहा है डेल्टा nRT, और डेल्टा U का वैल्यू भी हमको यहाँ से पता चल रहा है P इंटू डेल्टा V, इतना पता चल रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर दो। जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो डेल्टा H, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के बराबर है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये जो चेंज इन हीट है वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन एक निकल गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT।
और ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा अगर उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डेल्टा एच का यूज़ करेंगे, क्योंकि डेल्टा एच मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच मतलब हुआ डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी,